स्वागत है आपका। बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे एसपीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आप क्या पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा। अध्याय 3, ह्यूमन हेल्थ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश बोर्ड 2025 में आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी इंटरेस्ट मजेदार भी है और आप लोगों के इम्पोर्टेंट भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो सभी जो जुड़े हैं क्लास को सभी लोग फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि आज हम लोग देखने वाले हैं 12th जो बायोलॉजी का है, चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना। इससे पहले हमारी जो लेक्चर डले हुए हैं सेकंड अध्याय के और फर्स्ट अध्याय के, उन सेकंड चैप्टर में आप लोग एक देखेंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का लेक्चर, एक देखेंगे वन शॉट थ्योरी का लेक्चर और एक देखेंगे आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर का लेक्चर। एक टॉपिक के हम लोग 3 लेक्चर बनाते हैं और 13 आपके टॉपिक हैं, तो 13 3 39 हमारे टोटल वीडियो आने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेहतर। यदि आप स्कोर करना चाहते हैं हकीकत में 100 में से 100, तो आप लोग हमारी क्लास को प्रतिदिन लेना ना भूलें। शाम को प्रतिदिन क्लास लें। देखो बेटा, यहाँ पर देखा है किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से बचने हेतु क्या क्या उपाय करना चाहिए। यानी कुल मिला के कोई व्यक्ति है, अब उसके लिए यानी कि यौन संचारित रोग हैं जिसे हम लोग एसटीडी भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी है। इनसे हमको बचना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी प्रकार से अगर हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो हमें अत्यधिक लोगों से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। यानी किसी अनजाने व्यक्ति है उससे भी संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो अनजाने यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, जाने को से कौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अधिक लोगों के साथ यौन संबंध, सेक्स रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, आपको देखते ही देखते क्वेश्चन रट जाएंगे, देखते ही देखते उनके उत्तर रट जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। यौन संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। शंका होने पर तुरंत चिकित्सक पर जांच कराना चाहिए और संपूर्ण इलाज कराना चाहिए। देखो बेटा, अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यौन संचारित रोग जो हैं उनसे हमको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अनजाने लोगों से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। यानी जिनको आप कभी जानते ही नहीं, बारे में आप ही नहीं है, वो आपको कभी कभार जैसे कोई मिल जाता है अचानक कहीं पर, आप लोग उसके जल्दी लहजे में आकर के उसके साथ जल्दी यौन संबंध अगर आप बना लेंगे, हो सकता है वो व्यक्ति किसी प्रकार से एड्स वगैरह है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, इन रोगों से वो पहले से ग्रसित हो और हो सकता है वो बीमारी आप में फैल जाए। इसके बाद आप किसी व्यक्ति से सेक्स रिलेशन का काम करें, वही बीमारी दूसरे में फैल जाए। इसलिए हमको क्या करना है,
यौन संबंध हम लोगों को अधिक लोगों के साथ नहीं बनाना है, और जिन लोगों से अगर बनाना भी है, कंडोम का प्रयोग अवश्य करें। इनसे क्या होता है कि दोनों पार्टनरों की सुविधा होती है, में दोनों पार्टनर सुविधा युक्त होते हैं, दोनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। राइट, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, यौन संबंध बनाने से पहले हमको क्या क्या करना, ठीक है ना। देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो खुला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हो सकते, मतलब ये है जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। यहाँ पर कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, केवल हमको कारण बताना है। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा कि जो जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत से हो सकते हैं। अब जब आप लोगों को कारण पता होंगे तो आप लोग निश्चित बात है उनसे संबंधित समस्याएं बता पाएंगे। यदि आपको समस्याएं पता होंगी, निश्चित बात है फिर आप उनको नियंत्रित करने के उपाय बता सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यही है कि जनसंख्या बढ़ी कैसे है। आज भारत देश में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो जनसंख्या बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं उनको समझते हैं। देखो, नंबर एक, कम उम्र में विवाह होना। विवाह होना, एक्चुअली क्या होता था कि पहले जो विवाह की जो उम्र थी ना, पहले 5-5 साल में 10-10 साल में विवाह हुआ करता था। 12 साल में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ये बताइए 12 साल में जब किसी लड़की का विवाह होगा, क्या वो पूरी तरीके से मैच्योर हो पाएगी, परिपक्व होगी, समझदार होगी? नहीं होगी। और वो जब अपने ससुराल पक्ष में रहेगी तो यौन संबंध तो बनाएंगे, यौन संबंध बनाएंगे तो निश्चित बात है वो जल्दी से प्रेग्नेंट भी होगी। तो समय पे से पहले अगर प्रेग्नेंट हो जाए, अगर उसका पूरा का शरीर का विकास ही ना हो, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए 14-15 साल की उम्र में, वो लगभग जब 21-22 साल की हो तब तक उसके 2-3 बच्चे हो जाए, वहाँ उसका शरीर होता है एकदम क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। कम उम्र में विवाह होना, तो जन्म दर है में वृद्धि होना। अगर किसी व्यक्ति जो है जन्म ज्यादा ले रहे हैं, और मृत्यु दर में कमी होना। चौथा हम लोगों ने देखा है रूढ़िवादी व अंधविश्वास को मानना। पर 5, का अभाव। मतलब ये सब जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि के कारक हो सकते हैं। जैसे कम उम्र में अगर किसी का विवाह हो जाता है तो निश्चित बात है कि वो समझदार नहीं होता है। समझदार जब नहीं होता है तो उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी इतना ज्यादा समझदार नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, सेक्स रिलेशन बनाते रहते हैं जिसकी वजह से अचानक जो गर्भाधान की स्थिति है वो बन जाती है। जन्म दर में वृद्धि होता है, अगर प्रजनन शक्ति अच्छी से ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बच्चे होंगे। मृत्यु दर में कमी हो रही है, मर कम रहे हैं तो ये है। रूढ़िवादियों को मानना, कुरीति मानना, अंधविश्वासों को मानना। अंधविश्वास का मतलब ये होता है, पहले क्या होता था गांव में ये सोचा जाता था कि ये भगवान का दिया हुआ है, हे प्रभु आप हमें बच्चा दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे माते थे। तो भगवान क्या करेंगे, आप रिलेशन बना रहे हो, आप सेक्स कर रहे हो, आप किसी प्रकार के आप तप चक्र के समय आप रिलेशन बना करके नई प्रेगनेंसी को जन्म दे रहे हो, भगवान बेचारे क्या करें। आप लोग जो हैं गलती खुद करोगे, दोष किसी दूसरे पे दोगे, इसलिए खुद की गलतियों पर किसी दूसरे को दोष कभी नहीं देना चाहिए, है ना। तो कम उम्र में विवाह होना, जन्म दर में वृद्धि होना, रूढ़िवादियों को मानना। अब ऐसा होता है रिलेशन बनाया, प्रेग्नेंट हो गई है कोई लड़की, प्रेग्नेंट होने के बाद अब उससे बच्चा हुआ, अरे वो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ने अचानक गर्भाधान कर दिया, हमारी इच्छा नहीं थी। अब तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो फिर तुमने सेक्स क्यों बनाया भाई? बड़ा अजीब सिस्टम है।
ये शिक्षा का अभाव, लोग शिक्षित नहीं होते हैं ना, तो कहते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा जरूर करिएगा, बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, शिक्षित जरूर बनाइएगा। शिक्षित अगर बच्चे होंगे तो निश्चित बात है वो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। लोग कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ सर, पढ़ाई का फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ। अरे पान खाने के लिए पैसा है, गुटखा खाने के लिए पैसा है, दारू पीने के लिए पैसा है, लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए पैसा है, सर फीस के लिए पैसा नहीं है, फीस माफ करिएगा। ऐसे कैसे आदमी है यार इस संसार में, है। इन सब के लिए पैसा निकल आएगा, दारू पीने के लिए पैसा निकल आएगा। अगर किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो हल्का फुल्का सा कहीं जा रहा है, किसी विशेष कार्यक्रम में जा रहा, पैसा निकल आएगा, दारू पीने के लिए निकल आएगा, गुटखा बीड़ी पीने के लिए निकल आएगा। लेकिन सर पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, सर मैं गरीब हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। हद हो जाती है यार। आप जो पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करते हो वही पैसा बच्चों की शिक्षा पर करिएगा। अगर आपका बच्चा सही तरीके से शिक्षित होगा, सही समाज का निर्माण करेगा, तो हमारे देश का निर्माण सही तरीके से होगा। इसलिए हर इंसान को पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि 2 रोटी चाहे शाम के वक्त पे कम खा लो, हरगिज अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अगर यही यही सोच, अगर यही मानसिकता आपकी बनी रही, तो हरगिज याद रखना पढ़ने संभव नहीं है। शिक्षाएं बहुत महंगी होती जा रही हैं। यहाँ देखिए, जननों को हटाना गर्भनिरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? अब वो कह रहे हैं कि जनद जनद का मतलब जो होता है, आप लोगों की जो ग्रंथि है, जो प्रजनन ग्रंथि, जैसे हम लोग अंडाशय कह सकते हैं, हम लोग यहाँ आपका वृषण कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं इनको जो हटाना है, यानी कि ओवरी जो है और आप लोगों के जो टेस्टिस है, उनको क्या कह रहा है कि हटाना क्या गर्भ का विकल्प नहीं माना सकता? हमने कहा, मैंने क्या कहा भैया, कि अगर जनद को हटा रहे हो, जनद को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं है। देखो कैसे, कारण सुनिए इसके क्यों। देखो इसका बहुत से दिक्कत होती है कि इसके क्यों नहीं है, जननों को हटाना गर्भनिरोधक का विकल्प नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जननों को हटा देंगे तो किसी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं हो, कृत्रिम रूप से हो सकती है, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत इसकी हानियां होती हैं। हानियां ये होती हैं, हानियां सुनिएगा क्या हानियां होती हैं। देखो, अगर हम किसी प्रकार की अगर जनन हटा देंगे तो इनको हटा देंगे तो हार्मोन जो है वो नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे। दूसरा, अगर हम जनन हटा देंगे तो अंडाणु व शुक्राणु नहीं बनेंगे। अगर ये सब चीज नहीं बनेगी तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा और संतान प्राप्ति नहीं होगी, है ना। मतलब ये है कि इनको हटाने से क्या होगा, देखिए हार्मोन सही तरीके से नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। शरीर की वृद्धि रुकने के साथ साथ ही शुक्राणु अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। इनका निर्माण नहीं होगा तो निश्चित बात है कि व्यक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, शारीरिक क्षमता घट जाएगी, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर का है वो भी लगभग कम हो जाएगा, है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और निश्चित ही बात है कि जनन ग्रंथियों को हटाने से ये हमको नुकसान हो सकता है। अगला, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, यानी टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? इससे बोलते परख नली शिशु बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि परख नली शिशु क्या है। कल मैंने आपको पूरा समझाया था, जिन बच्चों को कल की क्लास जिन्हें नहीं ली थी वो कल की क्लास जरूर ले लेना, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो कैसे होता है। देखिए, ये जो मेल होता है ना, ये मेल और ये फीमेल होता है। मेल और मेल से यहाँ निकलता है, आप लोगों को बता दूं, शुक्राणु। तो फीमेल से निकलता है, यहाँ देखेंगे, अंडाणु। दोनों को मिला करके एक नली में डाला जाता है, दोनों को मिलाकर एक नली में डाला जाता है।
इस नली में यहाँ पर दोनों को, यानी कि दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है, दोनों को यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, और निषेचन से फिर बनता है आपका इम्ब्रियो। इम्ब्रो यानी कि भ्रूण बनता है। भ्रूण जब बनता है तो यहाँ पर इनको फर्टिलाइज करा के सीधा हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इनको सीधा फर्टिलाइज करा दिया जाता है, और फर्टिलाइज करा के निषेचन लिखते हैं, निषेचन, तो निषेचन करा दिया जाता है। ठीक, अब इनको निषेचन कराया जाता है, तो इसी निषेचन से बन जाता है हमारा जाइगोट। ठीक, अब इसको सीधा सीधा सा हम ले जाते हैं कहाँ, महिला के गर्भाशय में, महिला की अंडवाहिनी में डाल देते हैं इसको, अंडवाहिनी तरीके से जो होता है ना, तो देखा है इस तरीके से, यहाँ पर डायग्राम बने हुए देखे होंगे आप लोगों ने, मैंने भी देखा है। इसको यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसको यहाँ से सीधा उठाया जाता है, यहाँ से सीधे इसको इंटर यहाँ से मार दिया जाता है, इधर यहाँ पर इसको लगा दिया जाता है। अब ये धीरे 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 विकसित होता है। 9 माह के बाद जो संतान होती है, 9 माह बाद जो होता है, जो संतान होती है, 9 माह बाद जो क्या होगी, संतान होगी, और इसी संतान को हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी, मैंने आपको कल कमेंट बॉक्स में कल मैंने आपको पढ़ाया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी, हमारे इंडिया की सबसे पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंडिया की, उनका नाम था बेटा दुर्गा अग्रवाल। और जो विश्व की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वर्ल्ड की, वो थी बेटा आपकी क्या कहते हैं उसको, लुइस ब्राउन, लुई ब्राउन, जो पूरा वर्ल्ड का था, ब्रिटेन की थी। दोनों 1978 में दोनों को जन्म दिया गया था। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, परिभाषित कीजिए। देखिए एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का लिंग निर्धारण विधि है, जो आपका जो कहते हैं ना, लिंग निर्धारण जो है वो विधि है। लिंग निर्धारण क्या है, ये विधि है। तो हमको पूरा डिटेल से लिखना है कि एमनियोसेंटेसिस जो एक प्रकार का लिंग निर्धारण विधि है। यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस को हम लोग उल्व वेधन, अगर बेटा याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उल्व वेधन विधि क्या है, सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, तो पूरा हम ये भी समझते हैं सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, सरकार ने प्रतिबंध क्यों किया है। तो एमनियोसेंटेसिस एक भ्रूण परीक्षण की विधि है, जिसमें लिंग परीक्षण होता है, अर्थात यह भ्रूण के परीक्षण की विधि है जिसमें लिंग का पता लगता है कि गर्भ के अंदर मेल है या फीमेल है। लिंग परीक्षण विधि है। जब कभी भ्रूण की असमानता होती थी तो भ्रूण को चिकित्सीय उपकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था, लेकिन लेकिन कन्या भ्रूण अत्यधिक हुए तो सरकार ने इसे प्रतिबंध किया, इसे प्रतिबंध किया। देखो कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझने का प्रयास करना। होता क्या था कि यह जो माँ का गर्भ है, यहाँ आप लोग समझना, ये माँ का गर्भ है, माँ का जो गर्भ है वो ये है। अब माँ के गर्भ से थोड़ा सा द्रव निकाला, इस द्रव को बोलेंगे एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक द्रव।
अब एमनियोटिक द्रव है, इस द्रव की करना है जैव रासायनिक जांच, की जैव रासायनिक जांच करना है। और जब जैव रासायनिक जांच है, इस जैव रासायनिक जांच से क्या होता था कि ये पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, इससे ये जानकारी लग जाती थी। तो इसमें क्या होता था कि अगर मेल होता था तो उसको मार दिया बचा लिया जाता था, तो लड़की होती थी तो बात, क्योंकि बात यह है कि लड़कियों को मारा जाता था घर में, किस चक्कर में कि इसका विवाह कौन करेगा, इसको विवाह करने में पैसा लगेंगे, एक गलत मानसिकता के लोग थे। तो सरकार ने इस विधि को क्या है बंद कर दिया, और हकीकत में ऐसी जांचों को बंद करना चाहिए, ताकि लोग जो है वो समझ ना पाए कि किसी प्रकार से गर्भ में लड़का है या लड़की है। अगर ये जांच बंद रहती है तो निश्चित बात है कि हमारे देश में किसी प्रकार से लिंगानुपात की स्थिति बिगड़ेगी नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हर जगह लड़कियां कम हो जाएंगी, लड़के ज्यादा हो जाएंगे, फिर वापस में आप लोग बताएंगे लड़कियों के लिए एक दूसरे को लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत जैसी तरीके से नौकरी बहुत मुश्किल हो चुकी है ना आज की दुनिया में, उसी हिसाब से लड़की से विवाह करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक नौकरी के चक्कर में हमें 5-5 साल संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार से एक लड़की से विवाह के चक्कर में 5-5 साल हमको आने वाले भविष्य में, अगर हम इस तरीके से स्थिति को अपनाते रहेंगे। देखो, अगला है चिकित्सीय गर्भ समापन। क्या है चिकित्सीय गर्भ समापन का मतलब जो होता है, मतलब ये इसे बोलते हैं एमटीपी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो बेटा क्या होता है इसमें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में होता क्या है, जब कोई महिला में अनचाहा गर्भ ठहर जाता है, तो चिकित्सक की सहायता से, तो चिकित्सक की मदद से इसे इसे नष्ट किया जाता है, या असामान्य भ्रूण को गर्भ में समाप्त किया जाता है। इसे ही चिकित्सीय गर्भ समापन या एमटीपी कहते हैं। ये चिकित्सीय गर्भ, यह विधि 12 सप्ताह, ये याद रखना पेपर में आता है, 12 सप्ताह यानी कि 84 दिन तक अपना सकते हैं। यानी कुल मिला के बेटा जो हम बढ़ रहे हैं, चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, जब कोई महिला में अनचाहा गर्भ ठहर जाता है, या किसी के साथ रेप हो जाता है, या फिर कोई अनचाहा गर्भ उसके अंदर गर्भ में आ जाता है, या फिर किसी प्रकार से असामान्य भ्रूण हो जाता है, जैसे उसका सही तरीके से जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है, बच्चे का सिर नहीं बन पा रहा है, बच्चे का धड़ बनने में असामान्यता है, ऐसी स्थिति में जब बच्चा पूरा तरीके से नहीं बन पाता है, तो हम चिकित्सक का हेल्प लेकर के उस गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं, बाहर निकाल, जिसे हम लोग सफाई करवाना कहते हैं। ऐसी स्थिति तब अपनाई जाती है जब कोई असामान्य भ्रूण हमारे गर्भ में हो, अनुवांशिक रूप से ग्रसित हो, ये विधि तब अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी अपना सकता, ऐसी विधि ये नहीं है। और अधिकतम हम ये 84 दिन तक के भ्रूण को नष्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। सबका मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, सबके कमेंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो आप लोग ये झांसे में मत रहना कि सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, सही तरीके से ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिएगा।
आपको हर एक क्वेश्चन बड़ा आराम से समझ में आने वाला है। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्ष के दौरान हमारे देश में 50 वर्ष के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन करो। वो कह रहा है कि 50 साल के अंदर अंदर आपके देश में कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है? तो देखिए बेटा, 50 साल की बात करूं, वो मैं वर्तमान की बात करूं, तो कहते नहीं मोहर कोड़ी का अंतर है अपने बुंदेलखंड में। हम देखो, एक बुंदेलखंड का बढ़िया तरीके से आपका एक शिक्षक है और बुंदेलखंड के बारे में हर चीज से रूबरू कराते हैं। तो वो कहते हैं ना कि पुराने जमाने के लोग जो कहते हैं कि बेटा हमारे जमाने में तो राले कोटे फिकार खुद की चलती थी, और आज के जमाने में मोड़ा मोड़ी इज्जा पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, हमें नहीं पता कि इज्जा पिज्जा बर्गर का चीज होता है ना। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन करो। तो हम बता रहे हैं, सबसे पहले चिकित्सकों की वृद्धि हुई है। चिकित्सकों की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। एक पहला कारण बन गया, चिकित्सकों की वृद्धि हुई। दूसरा, चिकित्सीय उपकरणों की वृद्धि हुई है। चिकित्सीय उपकरणों की वृद्धि हुई है। नंबर 3, चिकित्सीय उपकरणों की वृद्धि हुई है, चिकित्सकों की वृद्धि हुई है। राइट। और यहाँ अपन लोग देखेंगे जो चिकित्सीय उपकरणों की वृद्धि हुई, एग्जाम्पल में जैसे मान के चलो सीटी स्कैन वगैरह आ गया, ठीक है ना, यूएसजी आ गया, अल्ट्रासोनोग्राफी आ गया, ये आपका एक्सरे आ गया, ठीक है ना। और भी जैसे मान के चलेगा जो आपका एंडोग्राफी, क्या कहते हैं उसको, सीटी स्कैन, यूएसजी, और आप लोगों का बहुत सी ऐसी चीज़ें ईटीसी वगैरह, ये ईटीसी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आ चुकी हैं। अगर हम बात कर लेंगे आप लोगों से कि 50 सालों में और क्या सुधार हुआ है, इस संसाधनों में वृद्धि हुई है। संसाधन में वृद्धि हुई है। जैसे मान के चलो पहले एम्बुलेंस वगैरह नहीं थी, जैसे एम्बुलेंस वगैरह हम लोग देखेंगे, ये सब चीज़ आप लोगों को, एम्बुलेंस वगैरह पहले नहीं था, ठीक है ना। और ये अस्पताल वगैरह नहीं था इतना ज़्यादा, अस्पताल में वृद्धि हुई है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 50 साल में नहीं थी, वो लेकिन वर्तमान में देखने को ये मिल रही हैं, है ना। चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे कि चिकित्सीय उपकरण बन गए हैं। चिकित्सकों की, डॉक्टर नर्सों की कमी थी पहले, लेकिन अब वर्तमान में ये बढ़ रही है। और अनेक रोगों के टीका विकसित हुए हैं। रोगों के टीका जो हैं वो विकसित हुए हैं। वो अपन ने देखा कि रोगों के टीका विकसित हो गए हैं, है ना। तो रोगों के टीका जो है वो विकसित हुए हैं। और इसके बाद में अपन ने देखा है कि अनेक बीमारियों का इलाज मिला है। अनेक बीमारी से मुक्ति मिली है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं, एग्जाम्पल में पोलियो, पोलियो 2014 में पोलियो मुक्त हुआ हमारा देश, जैसे पोलियो। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हमको लाभ मिला है। तो 50 सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुए हैं। अस्पताल बड़ी हैं, नर्स बड़े हैं, डॉक्टर बड़े हैं, चिकित्सीय उपकरण, सीटी स्कैन है, आपका टोमोग्राफी, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीनें, बहुत से अल्ट्रासाउंड, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विकसित हुई हैं। और अनेक प्रकार की बीमारियों के टीका विकसित हुए हैं। कुछ ऐसी बीमारियां थी वो मतलब वैक्सीन बनाई गई है, तो बहुत सा लाभ हुआ है चिकित्सकों को। अगला क्वेश्चन है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट किए। तो समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विकट, मतलब महत्व का मतलब होता है लाभ। बेटा आप हमें बता सकते हैं जनन स्वास्थ्य के लाभ। देखो, जनन स्वास्थ्य के लाभ तो हमको ये बहुत से हुए हैं। अनेक बीमारियां, अनेक बीमारियों का पता लगाया है, तो हमें ये लाभ हो गया। दूसरा लाभ जनन स्वास्थ्य का क्या है, देखिए, अनेक टीका विकसित हुए हैं।
तो यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनन स्वास्थ्य ने और क्या काम किया भैया? जनन स्वास्थ्य ने टीका विकसित किए, बीमारियों को पता लगाया है ना, चिकित्सीय उपकरणों की खोज हुई है, चिकित्सीय उपकरणों की खोज हुई है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य के बारे में ये है और है, लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक किया है, बीमारियों के बारे में जागरूक किया है। जैसे कि आप भैया कोरोना के टाइम पे लगाया था कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सभी लोग सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं। ये सब चीज़ें जो है वो हमको जनन स्वास्थ्य द्वारा दी जाती हैं, ठीक है ना। लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक किया है। और ये जनन स्वास्थ्य जो है वो हमें ऋतु स्त्राव, ऋतु जनन स्वास्थ्य जो है वो ऋतु स्त्राव, गर्भधारण जैसी समस्याएं सुलझाता है, आता है। ये भी आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा थॉट था कि ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं, ये ऋतु स्त्राव गर्भधारण जैसी समस्याओं को सुलझाता है, लोगों को जागरूक करता है, यौन संचारित रोगों के बारे में बताता है। और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यौन संचारित के बारे में जानकारी देता है, यौन संचारित रोगों की जानकारी देता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जनन स्वास्थ्य हमें देता रहता है, जिनसे क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं और अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको अच्छा देने का काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो भैया सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में रिस्क लोगे, जीत गए तो ठीक है, अगर हार भी गए तो अनुभव जरूर आएंगे आपको। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलो यहाँ देखिएगा, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? मतलब ये है कि जो विद्यालय हैं, ये जो विद्यालय हैं, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ये विद्यालय है, विद्यालय, ये विद्यालय में सेक्स एजुकेशन जरूरी है। यानी कि जो यौन शिक्षा है, हम अगर बात करेंगे सेक्स एजुकेशन की, क्या सेक्स एजुकेशन जरूरी है? तो अपन लोगों ने बताया कि विद्यालय में ये जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है भैया। विद्यालय में अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में हम लोग जानकारी देंगे तो बच्चों को ऋतुस्राव से संबंधित जानकारी, गर्भधारण से संबंधित जानकारी, बच्चों को अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनके बारे में जानकारी, सब जानकारियां मिल जाएंगी। तो बच्चे इधर उधर से गलत जानकारी नहीं लेंगे और बच्चे जो है एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। यदि हम विद्यालयों में यौन शिक्षा का जानकारी नहीं देंगे तो बच्चे देखिए किसी न किसी प्रकार से दूसरी जगह से जानकारी तो ग्रहण करते ही करते हैं। वही बच्चे किसी दूसरी जगह से जानकारी लेंगे, हो सकता है वो उसको जानकारी ठीक ना हो, और बच्चों को अगर उसने गलत जानकारी दे दिया तो निश्चित बात है कि बच्चे गलत जानकारी लेकर के गलत अवधारणा पर चले जाएंगे और वो गलत दवाइयों का यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ अपन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ विद्यालय में यौन शिक्षा जरूरी है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि हाँ विद्यालय में, हाँ, हाँ विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि यौन शिक्षा से किशोरों को, तो मतलब जो होता है 12 से 18 साल तक के बच्चों को किशोर कहते हैं, किशोरों को स्त्राव, गर्भधारण, यौन शिक्षा, यौन संबंध की जानकारी मिल जाती है, जिस कारण वो
एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। यदि विद्यालय में यौन शिक्षा यदि विद्यालय में यौन शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वे इधर उधर से गलत जानकारी लेकर गलत जानकारी लेकर गलत रास्ते पर चले जाएंगे और अनेक और गलत औषधि का प्रयोग करेंगे, गलत औषधि का प्रयोग करेंगे जिससे उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब बेटा ये है कि यदि कोई किशोर जो है अगर विद्यालय में यौन शिक्षा ले रहा है और टीचर का भी दायित्व होता है, दाता पाता की भूमिका निभाना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कोई जो फीमेल टीचर्स है उसको लड़कियों की क्लास लेकर के लड़कियों को बताना चाहिए कि बेटा इस तरीके से आर्तव चक्र आता है, इस तरीके से ऋतुस्राव की क्रिया होती है, इतने दिन तक चलती है, इतने दिन तक अगर किसी प्रकार से संभोग करेंगे तो प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है। ये तमाम चीज़ें जो वो बच्चियों को है वो बताना चाहिए, इससे बच्चियां उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और प्रेगनेंसी के बारे में, गर्भधारण के बारे में, ऋतुस्राव के बारे में बच्चियों को जानकारी लगे। यदि हम बच्चियों को ये सब चीज जानकारी देंगे तो निश्चित बात है बच्चे उस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करेंगे और एक हमारे देश में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा, हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अपनी शर्मिंदगी की वजह से बच्चों को ये सब चीजें स्कूल में नहीं बताते हैं। इसकी वजह से बच्चे अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं से वो जानकारी देखो इकट्ठा तो जानकारी करेंगे, वो जानकारी जब इकट्ठा करते हैं तो निश्चित बात है उनके दोस्त सही जानकारी अगर हो सकता उनको भी पता ना हो तो वो गलत जानकारी दे दें। बच्चे उसी गलत जानकारी को सही मान बैठते हैं क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है, यहाँ कुछ भी बोलो साला सही ही मान लेता है। कुछ भी कहो, अगर किसी को किसी ना कहते तुम्हें वो लड़की बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहे, साला वो कह देगा हाँ कद में करती होगी। यहाँ किशोर जो होते हैं बिल्कुल 100% सिक्योर बात मानते हैं, सही मानते हैं। की वजह से वो गलत जानकारी मिलेगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। उचित बात है, गलत रास्ते पर अगर जाएगा 100% गलत औषधि का यूज करेगा। जब गलत औषधि का यूज करेगा तो उसके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो लंबे समय तक रहेगा। ठीक है ना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन आपको लोगों का है, बंद दंपतियों का संतान पाने हेतु क्या क्या विधियां अपनाना चाहिए। तो बंद दंपति का मतलब होता है इनफर्टिलिटी, यानी कुल मिला के तो इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी माने बांझपन है, इसे हम लोग बांझपन कह सकते हैं। अगर बांझपन है, अगर बांझपन को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमको कौन कौन सी विधियां अपनाने चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमें बांझपन को समाप्त करने के लिए निम्न विधियां अपनाना विधियां अपनाना चाहिए। बांझपन को खत्म करने के लिए निम्न विधियां अपनाना चाहिए। कौन कौन सी विधियां, वो ध्यान से सुनो। देखो नंबर एक IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरी है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है ZIFT और चौथा जो है आपका वो है आप लोगों का ICSI।
ये 4 विधियां हैं। इन विधियों में से आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग इनका यूज करके इन नई संतान को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, तो इनमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो मेल के स्पर्म होते हैं, यानी कि जो मेल होता है, मेल का स्पर्म होता है, और ये फीमेल का स्पर्म ओवम होता है। दोनों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है इनको दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज करके सीधा सीधा इनको गर्भ में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे गर्भ विकसित हो जाता है। इसमें क्या है, एक महिला का, एक जो महिला होगी, एक महिला का अंडाणु निकालेंगे, निकाल कर दूसरी महिला में डालते हैं, महिला में डालते हैं। जब दूसरी महिला में डालते हैं तो फिर उसको फर्टिलाइज करा देते हैं। इसमें जो युग्मनज होता है, पहले तो आईवीएफ तकनीक अपनाते हैं। आईवीएफ तकनीक से युग्मनज बनता है, युग्मनज बनाएंगे, फिर सीधा भ्रूण में डालेंगे, भ्रूण में डालेंगे। तो कहाँ डालेंगे, भ्रूण में डालेंगे। आईसीएसआई क्या है, आईसीएसआई जो होता है, यानी कि इसमें जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को सीधे सीधे महिला की अंडवाहिनी में छोड़ा जाता है, महिला की अंडवाहिनी में छोड़ा जाता है। मतलब ये होता है, यहाँ पर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो 4 विधियां हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, ये कोई पुरुष होगा, एक महिला होगी, दोनों के शरीर में किसी प्रकार की कोई असमानता की वजह से प्रेगनेंसी नहीं बन पा रही है, महिला का अंडाणु निकाल के पुरुष का शुक्राणु निकाल करके दोनों को बाहर फर्टिलाइज करा दिया जाता है। फर्टिलाइज करा के वो गर्भाशय में बच्चे को विकसित किया जाता है। इससे होने वाली संतान परकनली शिशु कहलाती है। तो जीआईएफटी होता है, इसमें एक गैमीट होता है, इस गैमीट को बाहर निकाल के किसी महिला से दूसरी महिला के उसमें डाल दिया जाता है, अंडवाहिनी में, ताकि वो महिला भी संतान को जन्म दे सके। जेडाईएफटी में क्या होता है, जब दोनों युवकों को फर्टिलाइज करा देते हैं परकनली में, फर्टिलाइज करने के बाद जब ये दोनों युग्मनज बन जाते हैं, कि युग्मनज को सीधा महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे एक नई संतान। आईसीएसआई में तब अपनाई जाती है विधि आईसीएसआई, जब किसी प्रकार से कोई पुरुष का शुक्राणु गतिशील ना हो, मतलब एक्टिविटी ना करता हो, तो इंजेक्शन भर के सीधे या तो अंडाणु में डाल दिया जाता है, या फिर सीधा उसकी अंडवाहिनी में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो जल्दी से। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आज आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए हैं अध्याय 3 के, यानी कि जो आपका ह्यूमन हेल्थ के बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में क्वेश्चन कराए हैं 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग रट लेना, 2-3 बार वीडियो देखना, अच्छा समझ में आ जाए, आप लोग बढ़िया तरीके से लिख के आना, और लिख के जब आप बढ़िया तरीके से आओगे, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर। आई होप हम आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं, और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ मिलते हैं कल की क्लास में शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए